हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनसेड्स के बारे में, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और ये फॉस्फोलिपिड्स पैक करता है एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। उसकी वजह से बन जाते हैं एराकिडोनिक एसिड। और ये जो एराकिडोनिक एसिड है ना, इन पे मेनली दो एंजाइम एक्ट करते हैं। एक होता है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेस और एक होता है लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेस। जब कॉक्स एक्ट करता है तो बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। और जब लॉक्स एक्ट करता है तो बनते हैं ल्यूकोट्रिन्स। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराते हैं। तो हमें अगर इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है तो हमें मेनली पाथवे को इनिबिट करना है। तो हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो जो है इनिबिट करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 को। जिसकी वजह इसलिए जो है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से उनका मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आता है। और ये जो कॉक्स एंजाइम होता है, इसको इनिबिट करते हैं एनसेड्स। और ये जो लॉक्स होता है, इसको एक ड्रग इनिबिट करता है जिसका नाम है सील्यूटन। तो एनसेड्स के बारे में आज डीप में पढ़ेंगे। तो एनसेड्स पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के बारे में। तो ये तीन टाइप के होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3। जो कॉक्स 1 होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होता है। इसी को हाउस कीपिंग एंजाइम भी कहा जाता है। और ये जो है तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है। और जब भी हम इस कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करते हैं ना, तो इसकी वजह से हो जाता है पेप्टिक अल्सर। कॉक्स 2 जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव होता है ब्रेन, किडनी एंड फीटस में। ये जो होता है एक इंड्यूसिबल एंजाइम होता है। और ये जो तो इन्फ्लेमेशन में मेन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जब भी हम इसको इनिबिट करते हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आता है। कॉक्स 3 का इन्फ्लेमेशन में कोई रोल नहीं होता है। और इसको मेनली हमारा पैरासिटामोल इनिबिट करता है। अब हम इंसेक्ट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई इंसेक्ट्स। तो इसके चार क्लासेस होते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स। जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स होते हैं ना, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों एंजाइम को इनिबिट करते हैं, इसलिए इनको नॉन सिलेक्टिव कहा जाता है। इसमें सबसे पहले होते हैं सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स में आता है एस्पिरिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। और जो एस्पिरिन होता है ना, ये इरिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर होता है, जबकि बाकी सारे ड्रग्स रिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर होते हैं। सैलिसिलेट्स के बाद आते हैं प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स। उसमें आ जाते हैं आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड कीटोप्रोफेन। फिनामेट में आते हैं मेफेनेमिक एसिड। और इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स में दो ड्रग्स आते हैं, पायरोक्सिकम एंड टिनोक्सिकम। कीटोरोलैक और एंडोमिथासिन आ जाते हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। और ये जो पायरोजोलोन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इनमें दो ड्रग्स होते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। सेकंड क्लास है वो एक प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर्स की। तो ये जो प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर्स है ना, ये दोनों को इनिबिट करते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। लेकिन ये जो है तो मेनली कॉक्स 2 को इनिबिट करते हैं। इसमें ड्रग्स आ जाते हैं निमेसुलाइट, डाइक्लोफेनाक एंड एसिक्लोफेनाक। अगली क्लास है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स। ये जो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स होते हैं ना, ओनली कॉक्स 2 एंजाइम को इनिबिट करते हैं। इसमें आ जाते हैं सेलेकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। और लास्ट क्लास है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। इसमें पैरासिटामोल आता है। तो इसके इसमें भी तीन होते हैं क्लास। सबसे पहला होता है पैरा अमीनो फॉल डेरिवेटिव्स, जिसमें पैरासिटामोल आता है। फिर होते हैं पायरोजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें मेटामिजोल आता है। और बेंजोजोक्सासिन डेरिवेटिव, जिसमें निफोपैम आता है। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स में। तो यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स में कॉमन यूजेस होते हैं और स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। तो आपको यूजेस के लिए चार ए याद रखना है। सबसे पहले ए से आ जाता है एनालिसिक्स। तो इनको सारे टाइप के पेन में दिया जाता है एक्सेप्ट न्यूरोपैथिक पेन। क्योंकि जो न्यूरोपैथिक पेन होता है ना, इसमें हम लोकल एनेस्थेटिक्स, ओपियोइड्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये सब देते हैं, लेकिन एनसेट्स नहीं देते। दूसरे ए आ जाता है एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है इनका। और तीसरे ए से आ जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एक्सेप्ट पैरासिटामोल, क्योंकि पैरासिटामोल कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट करता है। स्पेसिफिक यूजेस में एक और ये आता है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। तो इनका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट कब आता है? ये एस्पिरिन की वजह से आता है। जब हम एस्पिरिन को लो डोसेज में देते हैं ना,
तो ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है, इसलिए हम इसको ट्रीटमेंट में देते हैं एमआई और स्ट्रोक की। अगला स्पेसिफिक यूज है, इनको हम क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में देते हैं। ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जो होते हैं कंजेनिटल malformation है, इसमें हम इंडोमिथासिन और आइबुप्रोफेन देते हैं। इन इनको जो है तो टोकोलाइटिक्स की तरह भी यूज करते हैं। टोकोलाइटिक्स मतलब यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। तो जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को प्रीमेच्योर लेबर होता है, तो हम उस लेबर को डिले करने के लिए टोकोलाइटिक्स देते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो इनको प्रेगनेंसी और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं इनके साइड इफेक्ट्स पे। इनका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। दूसरा होता है एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिएक्शन में रैशेस, आर्टिकेरिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कफ, एस्थमा, एंजियोइडोमा एंड एनाफाइलेक्सिस आ जाता है। इनका जो मेन साइड इफेक्ट होता है ना, वो होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज। और पेप्टिक अल्सर डिसीज को मेनली जो हाई रिस्क होता है वो एस्पिरिन की वजह से होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज का। तो जो एस्पिरिन होता है ना, हमने पढ़ा था कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनिबिट करता है। और कॉक्स 2 को जब भी इनिबिट किया जाता है तो उससे हो जाता है पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो हमारा ये जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक में जो है तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये जो है तो हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से। तो जो एस्पिरिन होता है ना, ये रिड्यूस कर देता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। और लिस्ट रिस्क जो है तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स का होता है, क्योंकि ये सिर्फ कॉक्स 2 को इनिबिट करते हैं। इनका अगला साइड इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिक। अभी नेफ्रोटॉक्सिक क्यों होते हैं? तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, ये हमारी किडनी में ब्लड फ्लो को मेंटेन कर दे और वेसोडाइलेशन करा दे। तो ये एनसेड जब इनको इनिबिट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, तो ब्लड फ्लो और वेसोडाइलेशन भी इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है। और इसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है और ओलिगोयूरिया हो जाता है, यानी कि लो यूरिन आउटपुट। ये जो तो हाइपरटेंशन भी कॉज कराते हैं और हार्ट फेलियर भी कराते हैं।